देखो वेक्टर एडिशन, क्या वेक्टर, देखो अभी मैंने बोला तुमको कि मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है, समझना आराम से बता रहा हूं, कोई भी नंबर है, तुमने बोला सर 5 है मेरे पास, कितने हैं, और सर मेरे पास एक नंबर 6 है, और इसको a इक्वल टू बोल दिया और इसको कितने के इक्वल टू b, बोलो जोड़ दो, बोलो क्या कर दो, जोड़ दो, तो जोड़ दो बोलो, तो मैं बोल दिया 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11। ये नॉर्मल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, इसमें नॉर्मल एल्जेब्रा फॉलो कर जाता है। और ये जो ऐड किया है उसको बोलते हैं स्केलर, या जो स्केलर क्वांटिटी है वो नॉर्मल ऐड हो जाती है। अभी तक तुम लोग पूरी मैथमेटिक्स में 9th से जब तक आए हो 10th में, या जहां तक 10th से पहले पढ़े हो वहां वेक्टर कभी नहीं पढ़े हो, ना तो वेक्टर का एडिशन पढ़े हो। जितने चीजों को आज तक जोड़ना सीखा है वो सारा का सारा एक पार्ट है जोड़ने का, और उसको मैं बोलता हूं नॉर्मल एल्जेब्रा से जोड़ना, यानी नॉर्मल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से उसको ऐड कर दिया। नॉर्मल था 4 6 10 होता है, 4 6, उसके पास डायरेक्शन नहीं, 4 के पास कहां डायरेक्शन है, 5 के पास कहां डायरेक्शन है। लेकिन अगर तुमको क्या सीखना है, वेक्टर एल्जेब्रा, तो ध्यान से देखना, इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स फॉलो नहीं होती है, ठीक है। स्पेशल मैथमेटिक्स या स्पेशल एडिशन के तरीके हैं, इसको नॉर्मल ऐड नहीं कर देना, ये जुड़ेगा ऐड विथ डायरेक्शन। क्या होगा, ऐड विथ डायरेक्शन। कैसे ऐड होगा, डायरेक्शन के साथ, नॉर्मल ऐड नहीं होगा। यानी मैं लिख देता हूं कुछ लाइन, नॉर्मल मैथमेटिक्स या नॉर्मल एल्जेब्रा इसमें फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो। आराम से समझो भाई, डू नॉट कर लेना यार, डू नॉट यूज नॉर्मल एल्जेब्रा। नॉर्मल एल्जेब्रा फॉलो नहीं होता, नॉर्मल एल्जेब्रा फॉलो नहीं होता। सर कैसे जोड़ते हैं, सुनो अब ध्यान से, इसको जोड़ते हैं रिजल्टेंट के साथ, यानी एक वेक्टर मिलेगा जिसको बोलूंगा रिजल्टेंट। इन दोनों को जोड़ा तो इस रिजल्टेंट कितना है बता, 11। रिजल्टेंट कितना है, ये क्या है, नॉर्मल एल्जेब्रा से जुड़ गया तो आया रिजल्टेंट इतना। मान लो तुम्हारे पास 2 वेक्टर है, अच्छे समझना, एक वेक्टर मैंने ले लिया ए, क्या ले लिया, ए, और दूसरा वेक्टर ले लिया बी, और मैंने बोला इन दोनों को ऐड करो, ये किसी एंगल पे है, ये किसी एंगल पे है, तो इन दोनों को ऐड ऐसे नहीं कर दोगे, ऐसे नहीं लिख दोगे कि a + b ऐड होके कुछ आ जाएगा, नहीं, इसको ऐड करने का अलग तरीका है। ध्यान से सुनो, तो ऐड करने का सबसे पहला तरीका है, तुम लोग पढ़ोगे इन दोनों को ऐड करने के बाद कि रिजल्टेंट इसका कुछ आएगा, और वो रिजल्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करता हूं, r से, और r आएगा कितना, a + b, वो भी डायरेक्शन के साथ। ये नॉर्मल ऐड नहीं होगा, इसको ऐड करते हैं ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किसके, कैसे, ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, नॉर्मल ऐड नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले क्या समझ लेते हैं कि ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, क्योंकि वो ऐड करना बन जाएगा तो ये तुमको मिनटों में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो बन गया तो अब मैं उसको बताता हूं, थोड़ी ध्यान से देखना। तो एक हेडिंग ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्राईएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन यहीं पे डाल लेना, हेडिंग लगा लो, ध्यान से देखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे वेक्टर की जान है, क्या है, जान है। चलो इसका रूल क्या बोलता है, देखो सेंस डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, एक होता है सेम सेंस और एक होता है अपोजिट सेंस।
एक होता है सेम सेंस और एक होता है अपोजिट सेंस। ऐसे गया फिर ऐसे चला गया, मतलब दोनों वेक्टर सेम सेंस में। कैसे सर? मान लो ऐसे चला गया और ऐसे चला गया, तो यहां से आया यहां चला गया, तो दोनों सेम सेंस में है। किस में है? एक यहां पे आ गया और इसका अपोजिट यहां, ये दोनों कैसे सेंस में है? अपोजिट। जिसका हेड टू हेड मैच करे वो अपोजिट सेंस है। क्या बोल रहा हूं? जिसका हेड टू हेड मैच करे कैसा सेंस है? अपोजिट सेंस। और जिसका हेड टू टेल मैच करे वो सेम सेंस। समझ रहे हो? सेम सेंस। सेंस नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूं एक वेक्टर कौन सा ले लिया? ए, और दूसरा वेक्टर कौन सा ले लिया? बी। इन दोनों का क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट। अच्छा, ये सेम सेंस में है या नहीं है? सर जी यहां देखना, एक वेक्टर ए था, ऐसे बोल, था कि नहीं था? अरे यार, मैंने बोला अभी तुम वेक्टर को क्या पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बोल। अब बताओ सेम सेंस में है कि नहीं है? अब बताओ सेम सेंस में है कि नहीं है? बताओ, ये दोनों सेम सेंस में है कि नहीं है? है ना सेम सेंस में? अभी तुमको सेम सेंस बताया ना यार क्या होता है। हाँ, अभी मैंने बताया, ये ए ले लो और ये क्या ले लो? बी ले लो। यहाँ कितने एंगल बोल देना? थीटा। तो इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? थीटा। समझना। तो जो सेम सेंस में है कौन कौन? ए और बी। कौन कौन? एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट देगा वो अपोजिट सेंस वाला वेक्टर देगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट देगा। कैसे रिजल्टेंट सर? मान लो तुमने 5 + 6 जोड़ा था, बोलो, एक रिजल्टेंट 11 मिला था। ये तो वेक्टर में फॉलो नहीं करता, तो उसका रिजल्टेंट कैसे लाओगे? तो ए और बी को जब ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो देगा एक अपोजिट सेंस वाला वेक्टर। अपोजिट सेंस वाला कैसे हो जाएगा? अपोजिट सेंस वाला हो जाएगा इसके साथ ऐसे कर दो और यहां बना दो एक एंगल, कौन सा? अल्फा। तो ये जो वेक्टर तुमने थर्ड ड्रॉ किया है वो तुमको देगा रिजल्टेंट। फिर से बताता हूं, ध्यान से समझ। क्या तुमको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए नहीं चाहिए? इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए नहीं चाहिए? तो इन दोनों के रिजल्टेंट के लिए कैसे? दो सेम सेंस के वेक्टर चाहिए और एक अपोजिट सेंस का। तो जो अपोजिट सेंस वाला होगा वो रिजल्टेंट है। जो अपोजिट सेंस वाला होगा वो क्या है? पहले तो याद कर, टर्म को याद कर। मैं बोल रहा हूं तुमको दो सेम सेंस के वेक्टर चाहिए, ये सेम सेंस में है या नहीं? दिखेगा नहीं लेकिन है, दिखेगा नहीं लेकिन है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे लाओगे? अपोजिट सेंस में ड्रॉ करके। रिजल्टेंट कैसे लाओगे? अपोजिट सेंस। तो पहले बना आराम से बना, बात तो समझ मेरी, कितना आसान है। ए बनाया, सर इसको पैरेलल शिफ्ट कर दे तो सर ये ऐसे हो जाएगा, बोल। अरे यार बोलना नहीं हो जाएगा ऐसे। यहां पे एंगल कितना था? थीटा। समझना आराम से, क्यों नहीं आएगा? तो यहां पे भी कितना बनेगा? थीटा। यहां थीटा ना बना देना, बहुत मारूंगा, यहां थीटा ना बनेगा। सर रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट कौन देता है? अपोजिट सेंस वाला। रिजल्टेंट कौन देता? दिमाग में बैठा इस बात को। इन दोनों वेक्टर का एडिशन जो रिजल्टेंट देना है वो देगा अपोजिट सेंस वाला। तो इसका अपोजिट सेंस कैसा होगा? इसके अपोजिट सेंस में मैंने बोला हेड से टेल मैच करता है, तो वो क्या है? सेम सेंस में। हेड से हेड मैच करेगा तो अपोजिट सेंस में। तो एक हेड मैच करा दे, ऐसे खींच करके एक हेड मैच करा दे और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? आर। समझा कितना आसान है सर जी डायग्राम बनाना? ये बताओ, ये बी है, थीटा है, ये कितना? बता, बता कितना? बी कॉस ऑफ, बोल समझे? एक कंपोनेंट ऐसा ड्रॉ होगा, बोल, बी साइन थीटा। उसको यहां ड्रॉ ना करके मैं यहां ड्रॉ कर दूं, उतना ही होगा, चाहे यहां ड्रॉ कर ले चाहे यहां ड्रॉ। ये कितना होगा बता सर जी? बी साइन थीटा। और यहां पे एंगल कितना? 90। तो नाम दे देता हूं पी, इसको, इस पॉइंट को क्यू, इसको
आर, इसको एस। क्या तुमको 90 नहीं दिखता? देख यहां देख, आर चाहिए, क्या चाहिए? आर चाहिए, तब ना रिजल्टेंट मिलेगा, बोलना। तो तुमको लेना पड़ेगा आर के लिए इन ट्राइएंगल, बताओ पी आर एस, क्या ले लो? बोलो पी आर एस। पी आर एस में क्या आर यहां पे 90 डिग्री है? नहीं है। परपेंडिकुलर कौन? बी साइन थीटा। और पूरा बेस कौन है? पी आर। ध्यान से देखा तो लिख देता हूं पीजीटी से। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा देते हैं। बताओ हाइपोटेन्यूज बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा भाई मैं। कितना आ जाएगा? पी एस ना, तो पी एस का क्या वेक्टर है, तो बना लेना ऐसे, समझ गए? और कौन परपेंडिकुलर? आर एस का स्क्वायर। बोल, इसको बता का। सर जी ये क्या होगा? आर वेक्टर का स्क्वायर। आर एस क्या होगा? आर एस क्या होगा? आर एस बी साइन थीटा का। पी आर क्या होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा का। बात समझे? नहीं समझे? समझ के तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा, बाकी को ऐसे रहने दूंगा। देखो सॉल्विंग विथ मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड के बस साथ काम कर रहा हूं, ठीक है? तो वेक्टर हटाऊंगा और मैग्नीट्यूड वाला कुछ ऐसे लगा लूंगा, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या रे, एकदम हद है, थोड़ी तो समझा करो। चलो बता, बी वेक्टर का स्क्वायर बोल। साइन स्क्वायर, चल बता, प्लस और कॉस स्क्वायर और प्लस 2a b कॉस थीटा। सही है? बी को साइन में ले लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला टर्म प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बचा कौन सा? ये लिख लिए। बचा कौन सा? ए स्क्वायर, फिर कौन सा बचा? 2ab कॉस ऑफ थीटा। आसान है, बस इतना बोलना चाह रहा हूं मैं। बी स्क्वायर होना चाहिए, कॉमन हो जाएगा दोनों से, बता कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस ऑफ थीटा। सर जी ये तो एक होता है, बता। तो लिख दूं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बोल, क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? तो मैं मैग्नीट्यूड के साथ लिख देता हूं यहां पे। यहाँ इसके बाद इसको लिख के काम नहीं खत्म कर लेना, मेन ये है मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है? तो आर स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, क्या? इसको ए पहले लिख लूं, वेक्टर हटा दो अभी, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, इसको स्क्वायर हटाओ बाबू, क्या लग जाएगा? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, ये तुमको फॉर्मूला मिलेगा रिजल्टेंट का। किसका? रिजल्टेंट। मैंने बोला अभी मैंने फाइंड किया वेक्टर का रिजल्टेंट। क्या फाइंड किया है? लेकिन हमारे पास वेक्टर के दो
चीजें मिलनी चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड मिल गया, वो दे देगा रिजल्टेंट, और एक होता है डायरेक्शन। एक क्या होता है? और डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? सर इसका डायरेक्शन नहीं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, और वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन को मैं क्या बोल देता हूं? अल्फा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोल देता हूं? अल्फा। अब मेरे को अल्फा लाना पड़ेगा। सर जी कुछ और मान लू? मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मिटा दूं? हाँ, ध्यान से देखना, क्या चाहिए मेरे को? रिजल्टेंट। क्या चाहिए? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। क्या? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। किसका? रिजल्टेंट का डायरेक्शन। बताओ अल्फा कैसे मिलेगा? तुमको पता है बी साइन थीटा बोल, और तुमको पता है ए और बी, यानी पी आर पता है और एस आर पता है, यानी तुमको परपेंडिकुलर पता है और तुमको बेस पता है। कौन सा कंपोनेंट लगेगा? tan लगेगा। तो निकालते हैं डायरेक्शन tan अल्फा से। किससे निकालते हैं? tan अल्फा से। tan अल्फा बेस डिवाइडेड बाई बेस कितना? बेस कितना बता? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बी साइन थीटा डायरेक्ट लिख दूं, साइन थीटा, और ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। ये क्या हो गया? एक सवाल सिंपल सा। अब इसको फटाफट करके दिखाना सर जी। मैंने ले लिया ए वेक्टर 5 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? कितना ले लिया? और दूसरा वाला 10 न्यूटन ले लिया। कितने न्यूटन? तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बनना? मान लेते 30 डिग्री। कितने डिग्री? बोलता है रिजल्टेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? क्या फाइंड करो? तो तुमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया, बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए कितना? बी 10, ए बी 5 10 कॉस थीटा, थीटा 30। सॉल्व करके दिखाओगे? अरे भगवान, बताओ तो सॉल्व करके जल्दी दिखाओ। डायरेक्शन कितना होगा सर जी? डायरेक्शन बता दोगे? कैसे निकालोगे? tan अल्फा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। बी 10 दिया है, बनेगा? बोलता व्हेन टू वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एडेड। दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे वो थोड़ी ध्यान से देखना। देखो, व्हेन टू वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन आर एडेड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर। रिजल्टिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो भैया मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, कंसीडर कर लेता हूं कि एक वेक्टर मेरे पास कौन सा है? वेक्टर ए, एंड एक और वेक्टर कौन सा है? बी। और ये दोनों सवाल जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? ये दोनों कौन से डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। अगर एक वेक्टर को तुम ऐसा बना रहे हो ए, तो दूसरे वेक्टर को भी कैसा बनाओ? बी, सेम डायरेक्शन। हाँ, पैरेलल, डायरेक्शन सेम। बोलता व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेक्टर। ये बताओ, ध्यान से देखो, मेरे को क्या ए की परफेक्ट मैग्नीट्यूड पता है? नहीं पता। बी की परफेक्ट मैग्नीट्यूड पता है? नहीं पता। भैया मेरे को ये बताओ, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो यहां पे एक बात बस बता दो, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा कितना हो जाता है? 0 डिग्री। बस यही पता करना है और कुछ पता नहीं करना है। मैंने रिजल्टिंग वेक्टर का एक फॉर्मूला बताया था, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और r इक्वल टू ए की वैल्यू तुमको नहीं पता, रख दो वैल्यू, बी की नहीं पता, रख दो वैल्यू, और तुमको 2ab cos थीटा की वैल्यू पता है cos 0 डिग्री। बोलो, बोलता सेम डायरेक्शन, तुमको थीटा कितना उठा लेना है? 0 उठा लेना। थीटा 0 मिला, रिजल्टिंग वेक्टर का तुमको आइडिया मालूम है। पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर वाला काम है। समझ आ रहा? रख दूं? बोलो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस cos 0 की वैल्यू 1, और ये पूरा का पूरा रूट। इतना बनेगा? नहीं बनेगा?
आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बताओ ये फॉर्मूला तो बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। दो ठो है तो कितने बाहर आएंगे बताओ, a प्लस बी, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा a प्लस बी। डायरेक्ट जोड़ दो आंसर आ जाएगा। अभी दोनों वेक्टर कैसे डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। थीटा कितना आया, इन द केस ये सवाल क्या बोल देता, डायरेक्शन हो जाता अपोजिट। डायरेक्शन कहां हो जाता, अपोजिट। डायरेक्शन कैसे हो जाता, अपोजिट। और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो ये हो जाएगा a इस साइड है तो b को किस साइड होना पड़ेगा, इस साइड, और थीटा को होना पड़ेगा 180 डिग्री। अब तुम्हारा थीटा cos 0 नहीं होता, cos क्या बन जाता 180 डिग्री। बोलो समझ आ रहा, 180 की वैल्यू कितनी हो जाती, ऐसे नहीं आता तो ग्राफ से देखो, ये ऐसे चलता है तो ये 90 और यहाँ जाके 180 होता था। याद करो ये 180, ये 90 और ये 90 ऐड होकर कितना 180। 180 की वैल्यू कितनी, तो -1 अगर रखते हैं तो ये क्या आ जाता, माइनस आ जाता। बोलो, और a माइनस बी का होल स्क्वायर रिजल्टेंट कितना आ जाता, a माइनस अपोजिट बन जाएगा। फाइंड द एंगल between the two vector, find the angle between two vectors A and B acting on a body. If the resulting vector क्या बोल रहा है, हैज अ वैल्यू, रिजल्टिंग वेक्टर की वैल्यू दी है ऑफ √5। ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो एग्जाम होते उसमें, √15 यूनिट में दिया है। अब इसकी यूनिट क्या है मेरे को पता नहीं। एंड देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 3 and √3 यूनिट। देखिए बोलते एंगल फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो, एंगल फाइंड कर दो। सवाल बड़ा आसान है, ऐसे सवाल तुम लोगों को देखने को मिलेंगे तो उससे चमकना नहीं है, दूर नहीं भगना है, ठीक है। थोड़ी सवाल से लड़ना भी पड़ेगा अपने दिमाग के साथ। सवाल तो आएंगे भाई, ठीक है, सवाल तो आएंगे और ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम कितना अपने पूरी इच्छा के साथ कर रहे हो, मन के साथ कर रहे हो या हल्के हाथों ले रहे हो। हल्के हाथों लेकर सवाल तुम्हारा गला काट देंगे, दिमाग को हरा देंगे, और थोड़ी ज्यादा क्षमता के साथ करोगे तो बन जाए। चलो क्या फाइंड करना है सवाल पर, फाइंड दी एंगल किसके बीच में, दो वेक्टर कौन कौन से है, ए एंड बी। यानी मान लो कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का मेरे को एंगल पता नहीं है, और ए की वैल्यू कितनी दे दी है 3, कितना बोल 3 यूनिट, कितने यूनिट, और बी की वैल्यू कितनी दे दी है √3 यूनिट। बोल इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। अब बोलता है एंगल फाइंड कर, एंगल थोड़ी रख दूंगा, कोई एंगल में है तभी तो एंगल फाइंड करने को बोलता है। और बोलता है इनका कोई रिजल्टेंट है, इनका क्या है रिजल्टेंट कितना है बता, √15। तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है ट्राइंगल वाला रिजल्टेंट के लिए, कौन सा, R = a स्क्वायर बोलो प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इसको याद रख, जब पढ़ाया था तो बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। रिजल्टेंट कितना दे दिया, रिजल्टेंट बता 15, सही है बोलना। a की वैल्यू बता 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू √3 का स्क्वायर। सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं तुम लोग भी बताना। 2 a की वैल्यू बताओ 3, सही है, 2 × 3, और b की वैल्यू
3 और ये कॉस थीटा मेरे को पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये रूट से रूट मरेगा पूरा बता। अरे सर जी ये बड़ा रूट है छोटा रूट है कैसे कर सकते हैं, मारूंगा खींच के, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ सेम रूट है, ये रूट हटेगा इस साइड क्या आएगा स्क्वायर आएगा, तो ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 15, 3 3 जा 9, इस 3 का होगा तो 3, बोल सही किया, 3 2 जा 6, बोल सही किया, ये रूट 3 दैट इज कॉस ऑफ थीटा, बोल सही किया गलत किया, एकदम क्लियर। 15 9 3 12 प्लस 6, बोल सही किया। अब 12 इस साइड आएगा तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, सही है यार। डायरेक्ट लिख देता हूं, तुम लोगों की आत्मा कांपने लगते क्या, सही है ना। ये 6 रूट 3, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का थोड़ा फंडा आना चाहिए। ये इतना आ गया, यहां सॉल्व कर दूं यहां पे तो 3 यहां पे, और ये पूरा फंक्शन किस में है मल्टीप्लाई में है, तो नीचे कैसे आ जाएगा डिवाइड में 3, और यहां पे क्या बचेगा 3 2 जा तो 1/2 रूट 3 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा 2 रूट 3 तो कितना लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 2 जा 6, नहीं आएगा, इतना ही आएगा। यहां ध्यान से देखो कॉस थीटा कितना, तो कॉस को ये थीटा को यही रखना और कॉस को इस साइड भेजोगे तो बन जाएगा कॉस इनवर्स, क्या बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू तुमको इतनी देखने को मिल जाएगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बड़ा आसान है, जैसे ट्राइंगल का वैसा ही है, जैसे ट्राइंगल का है वैसा ही है। अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। बच्चे थीटा में कंफ्यूज होते हैं, बच्चे रिजल्टेंट में कंफ्यूज होते हैं, बच्चे उसका डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूज होते हैं। 3-4 टर्म ही इस सवाल से पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछ सकता, ठीक है बोलो, 3-4 टर्म ही पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछ सकता, उसी में कंफ्यूजन है भाई। 3 रास्तों में कंफ्यूजन है तो फिर किस बात की कंफ्यूजन। ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास कोई 2 वेक्टर है, कितने वेक्टर है, थोड़ी बड़ा बड़ा ले लूं, बोलो, एक ये और दूसरा ले लिया ये, या ऐसे कर दूं बी वेक्टर, और इनका कोई रिजल्टेंट आएगा। अगर ए वेक्टर 2 वेक्टर है हमारे पास तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट हमको मिलता है, नहीं मिलता, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है अगर 2 वेक्टर हैं आपके पास, वो भी एडजेसेंट एंगल या एडजेसेंट साइड से, वो मान लो अगर कोई पैरेललोग्राम है ऐसे, और इसके 2 साइड को 2 एडजेसेंट यानी ये वाले और ये वाले साइड को तुम एक वेक्टर बोल रहे हो, और ये वाले को क्या बोल रहे हो, दूसरा वेक्टर बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, सुन लो, आसान है जो बोल रहा हूं। पैरेललोग्राम पता है, एडजेसेंट साइड पता है। अगर मैं पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड को 2 वेक्टर बोल दूं, इसको एक वेक्टर और इसको दूसरा वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आता है इसके डायगोनल के थ्रू। वो रिजल्टेंट कैसा आता है, डायगोनल के थ्रू। समझे, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मान लो ये मैंने क्या बना लिया, अब बता, आगे बढ़ा के जैसे बुक में बनाता है, पैरेललोग्राम लगा कि नहीं लगा, ठीक है, नाम दे दूं P Q R और S, तो भैया इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, बता, कौन देगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट देगा PR, रिजल्टेंट कौन देगा PR। तो मान लेते हैं, अभी समझना, अभी रिजल्टेंट अगर नहीं होता तो क्या ये कोई एंगल में होता, हाँ या ना, बोल, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में आना है, मतलब मान ले तुमने एक वेक्टर ऐसे ले लिया, दूसरा वेक्टर ऐसे ले लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इन दोनों के बीच में ही आएगा। सर यहां ना निकल जाएगा, यहां नहीं आएगा, समझ रहे हो, इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर का इन दोनों के कहीं बीच में ही लाई करने वाला है, क्योंकि डायगोनल तो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तीसरा यहां थोड़ी डायगोनल खींच देते हो, बताओ,
तो जो रिजल्टेंट आएगा वो डायगोनल के थ्रू आएगा, और डायगोनल के थ्रू जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच लाई करेगा। इसका एंगल कितना बोल देता हूं, अल्फा, और ये जो बी के साथ बनाता है उसको कितना बोल देता हूं, बीटा। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही है और कुछ नहीं है। मतलब इफ टू साइड्स या एडजेसेंट साइड्स represent the two vector, then the diagonal will be represent the resultant vector. That is the parallelogram law of vector addition. लिख देता हूं, सुन ध्यान से, यहां लिख देता हूं, फिर इसके सवाल बताता हूं। If two adjacent side, adjacent पता है ना, अरे adjacent यानी ये एक दूसरे से जुड़ा हो, उसी को बोलते हैं adjacent sides of पैरालेलोग्राम represent the two vectors, then the diagonal of parallelogram, will represent the resultant vector। बोल इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कितनी आसान है भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल देगा, यही पैरेललोग्राम है। लिख दिया तो अलग अलग, अरे कुछ नहीं है, बात तो समझ मेरी, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देने वाला है, अरे डायगोनल देने वाला है। तो भैया रिजल्टेंट तो आर बोलता था, याद कर सर, इसको भी यार कुछ नया नाम दिलवा दे, बताओ। पी क्यू एस बोल दूं, टी बोल देता हूं, ठीक है, बोल। तो आर कितना मिलता था बता सर जी, आर मेरे को मिलता था ए स्क्वायर, याद कर। हाँ यही मिलेगा जो उससे मिलता था। सर जी डायरेक्शन कितना होता था, अल्फा से निकालता था, tan अल्फा, याद कर कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी साइन थीटा, मॉड में लिख लेना, मॉड में मैग्नीट्यूड में बताओ, ए प्लस बी। सर लाइन खींच दिया, दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया इसलिए ऐसा लाइन खींच लिया। तो ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला, और ये तुम्हारा लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ बन जाएगा। बोल कहानी आसान है कि नहीं है, आसान है। अब मैं तुमको रिजल्टेंट ऐसे निकालूंगा तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। एक सवाल देख लेते हैं, तगड़ा सवाल देख लेते हैं, हालांकि है बड़ा आसान लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है। बोलता है द रिजल्टेंट, जो मैंने दिया था पी वाला सवाल वही है, ऑफ टू फोर्सेस 3p and 2p इज आर। ध्यान से देखो, लुक एट हियर, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, फर्स्ट फोर्स को कितना कर दिया गया है, डबल्ड, तो द रिजल्टेंट इज आल्सो डबल्ड। रिजल्टेंट भी क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। थोड़ी सॉल्व भी करते हैं भैया। कितने फोर्स है, दो फोर्स है, 3p और 2p। बात समझ रहे मेरी, अब बड़ा आसान है, 3p और 2p, ये पहला केस है। और इसका रिजल्टेंट कितना दिया है, r। इसका रिजल्टेंट कितना दिया है वो पढ़ना, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर 3p एंड
2p। अब रिजल्ट, हाँ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस यानी वेक्टर ही है, फोर्स तो वेक्टर ही है, तो 3p और 2p कितना है r। तो पहले सवाल को आराम से पढ़ और पहली लाइन पढ़ने के बाद जितना समझ में है उतना कंटेंट लिख ले, है ना, इकट्ठा समझ में नहीं आएगा। पहली लाइन पढ़ने के बाद जो जो समझ में आया वो यहां पे लिख दे। सर मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को ये समझ में आया यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं। तो एक फोर्स को मैं लेट कर लेता हूं, ध्यान से देख, एक फोर्स को यहां लिख लेता हूं, एक फोर्स को मान लेता हूं F1। F1 कितना बोल दूं बेटा, 3p बोल, बोलना। और F2 कितना बोल दूं, 2p। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है बता, r। जो रिजल्टेंट है वो कितना है, रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू r। सर इसका डायग्राम ना बना देंगे, लो बना देता हूं, ध्यान से देख। एक कितना ले लिया फोर्स F1, F1 कितना ले लिया 3p बोल, सही है। दूसरा कितना ले लूं बता, F2। सर ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। ये कितना ले लूं F2 और इसके बीच का एंगल मेरे को पता नहीं, ठीक है, इसके बीच का एंगल पता नहीं है। अब क्या करता हूं, 3p वाले को ज्यादा कर देता हूं दूसरे केस में। तो पहले केस का डायग्राम है। इतनी बात समझ आई कि हवा में है, पहले मेरे को बात बताओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, बी नो दैट क्या होता है बताओ, बताओ। ए स्क्वायर, ए तो है नहीं मेरे पास, F1 है तो F1 का स्क्वायर बोल, अरे यार सही है। F2 का प्लस 2 F1 F2 कॉस नहीं पता, थीटा की वैल्यू भैया, R कितना आएगा नहीं पता, देखते हैं। F1 बता, बता F1 3, F2 बता, F2 2p का होल स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह 3p बोल, सही किया, इसकी जगह 2p दैट इज कॉस ऑफ थीटा। एक एक 9 लिख रहा हूं मैं। R इक्वल टू 3 3 जा 9p का स्क्वायर बोल, बात सही है। 2 4p का स्क्वायर बोल, बात सही है। 2 2 3 3 2 जा 6 2 जा 12p स्क्वायर बोल, बात सही है। दैट इज कॉस ऑफ थीटा, सही है। इक्वल टू 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर दैट इज 13p स्क्वायर प्लस, इसको नहीं जोड़ देना प्लीज, इसके साथ कॉस लगा है, समझ रहे हो, तो कितना आएगा, ये जुड़ेगा नहीं, 12p स्क्वायर कॉस थीटा दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना आया। सवाल दूसरी बार क्या बोलता है बता। अब बोलता है इफ दी फर्स्ट फोर्स कितना कर दूं तो रिजल्टेंट भी कितना हो जाता है। क्या मेरे दूसरे वेक्टर पे फर्क पड़ा है, नहीं। दूसरा वेक्टर कितना था 2p, अब भी वो कितना होगा 2p। समझ सवाल को, नहीं तो फिर पूछना बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ F1 को क्या कर दूं डबल, तो F1 अभी है कितना, तो हो कितना जाएगा बोल। बात ये वाली समझ में आई कि नहीं आई। रिजल्टेंट पहले था कितना, रिजल्टेंट था कितना, तो रिजल्टेंट भी कितना हो जाता है, तो R का कितना हो जाएगा बोल। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या F2 की वैल्यू मैं 2p ही रखूंगा, हाँ या ना। अरे यार F2 की वैल्यू कितनी रखूंगा, क्योंकि F2 में फर्क ही नहीं बोल रहा कुछ, तो मैं लगा दूं रिजल्टेंट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला सर जी, क्या होता है F1 स्क्वायर बोल, F2 प्लस 2F1 और ये कौन सा कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट मेरा इस बार कितना दिया है बता। क्या इसकी जगह मैं R की जगह R डैश लेके क्या इसकी जगह 2R रख दूं बोल। हे भगवान, दूसरी बार में रिजल्टेंट 2R देता है, देखिए है या नहीं। इक्वल टू F1 कितना, F1 कितना 6p, सही है बोल, 6p का स्क्वायर। F2 कितना 2p नहीं 2p
2f1 f2 2 6p 2p cos थीटा, सही है सर जी? छोटा लिख दिया, अरे छोटा इसलिए लिख दिया, ले बड़ा लिख देता हूं। 2r इक्वल टू बता 6 36p का, मैं सवाल का तुम लोगों को वैल्यू बताना चाह रहा हूं, कितना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कि समझ ही ना सको, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग को थोड़ी सी लगा लो। तो 2p बता, जल्दी बता। 4p का स्क्वायर, बोल सही किया गलत किया? 6 2 जा 12, 12 2 जा 24p स्क्वायर, दैट इज कॉस ऑफ थीटा। इतना सही है नहीं है? 2r इक्वल टू बता, जल्दी बता। 36 और 4 कितना? 40p स्क्वायर, और ये कितना? 24p स्क्वायर, और ये कॉस ऑफ थीटा। और इसको बोल इक्वेशन कौन सा? सेकंड। मेरे पास एक और दो इक्वेशन है, इसको मैं कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू चाहिए, कैसे सॉल्व करूंगा बता? दोनों को डिवाइड करा दूं? हाँ बताओ, क्या दोनों को डिवाइड करा दूं तो कॉस थीटा ना मिल जाएगा? बराबर मिल जाएगा। करें तो देख क्या करा लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। सर जी डिवाइड करा लो, कितना आ जाएगा? आर कितना दिया बता, जल्दी बता। 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर प्लस अच्छा 12p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक। उसको बता डिवाइड में 2r, ये सही किया गलत किया? अब मैथ नहीं आती तो मेरी गलती नहीं है इसमें ना, क्योंकि मैंने फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तुमको बता दिया है। 40p स्क्वायर प्लस 20p स्क्वायर कॉस 24 कॉस ऑफ थीटा। आर से आर मर गए, बोल। अब ये रूट दोनों में पूरा रूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोल रहा, ये दोनों साइड का स्क्वायर करा लूं तो ये कितना हो जाएगा? 4, सही है? अरे दोनों साइड स्क्वायर कराऊंगा 1/4, यहां स्क्वायर कराऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल, और यहां से भी रूट, सही है? डायरेक्ट लिख दूं मैं? हाँ बता कितना आएगा? 30p स्क्वायर p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, यहां से p कॉमन करा लूंगा ना, बोल भाई। 24p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, p स्क्वायर कॉमन करा ले, बता कितना आएगा? यहां से p स्क्वायर कॉमन होगा नहीं होगा? कितना आएगा? 13 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा। सवाल थोड़ी सी बड़ा है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। बता 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 जल्दी बता। p स्क्वायर 40 प्लस, मेरे को थीटा चाहिए, क्या चाहिए? 24 कॉस ऑफ थीटा। इतनी बात सही है कि नहीं है? इससे कैंसिल होगा नहीं होगा? बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, बता इसका कितना आएगा? 40 प्लस, वेरी गुड, कॉस ऑफ थीटा। इसका कितना आ जाएगा? 13 चौका कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई होगा 4 से, हाँ 52 प्लस 12 का 4 में 48, 12 चौका 48, और ये कॉस ऑफ थीटा। बोल सही है गलत है? अब जो मतलब सेम नंबर में है, जिनके साथ कोई फंक्शन नहीं है, उनको फंक्शन से फंक्शन वाले को ऐड कराओ, जो नंबर को नंबर वाले से प्लस माइनस कराओ। तो बताओ इसको इस साइड ले जाऊं, बताना, इसको इस साइड ले जाऊं तो यहां पे बचेगा 24 कॉस ऑफ थीटा, और इस साइड कितना आ जाएगा? 48 कॉस ऑफ थीटा। बोल सही किया गलत किया? और इक्वल टू 40 52 में से 40 माइनस कराओ, कितना? ये सही लिखा नहीं लिखा? कितना आ जाएगा? 12। अब नहीं आएगा तुम लोगों को मारूंगा, बता। इससे कितना? 24 में से 48 माइनस कराएगा, माइनस का 24 कॉस ऑफ थीटा। 120 आंसर आना चाहिए। 24 नीचे जाएगा, बोल, तो माइनस में 24, बोल। 12 2 जा कितना? -1/2, और -1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 120 की। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 120। वैसे कटाना नहीं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इनवर्स में लेके, या थीटा को डायरेक्ट लिख दूं, थीटा इक्वल टू कितना? अभी ऐसे कर लेना, कटा लेना, इसको लिख दूं 120, बोलना यार
अरे -1/2 को मैं लिख सकता हूं cos 120, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने ग्राफ भी बताया था ना इसका, cos से cos कटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। और इसको रेडियन में चेंज करो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, रेडियन में बताओ, क्योंकि आंसर रेडियन में आ रहा है, आंसर आ रहा है रेडियन में। 120 को क्या कराओ पाई बाई, इससे ये 6 2 जा 6 3 जा कितना 2 पाई बाई 3, ये आंसर दिया है। बन जाएगा नहीं बनेगा। एक होती है बेस यूनिट, कौन सी यूनिट, बेस यूनिट, कौन सी बेस। एक तो ध्यान रखना ये तीनों ये जो भी यूनिट है, बेस यूनिट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे आई जे और के से, यूनिट वेक्टर है। ये क्या करेंगे, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, किसका सर, किसका, ये करते हैं सर एक्स का, वाई का, और तो एक्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला कौन, वाई का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला, और जेड का के, जेड का के। और याद रखना बेस यूनिट परपेंडिकुलर, बेस यूनिट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे यह सिंबल बना लेना, कुलर टू ईच अदर। ये कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर में रहते हैं। एक और होता है बेस यूनिट, मतलब बेस वेक्टर भी बोलो। एक होता है एक्सियल वेक्टर, कौन सा, अब इसको ध्यान से देखना, कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई एक्सिस होता है, तभी वो रोटेट कर रहा होता है। सर कैसे होता है, ध्यान से देख, अगर वो ऐसे घूम रहा, कैसे घूम रहा, ऐसे, मान लो ऐसे कोई है, अच्छा पंखा किस डायरेक्शन में घूम रहा, ऐसे घूम रहा है ना, तो ये राइट हैंड, राइट हैंड, अरे ये मेरा राइट हैंड। अब देख अपना राइट हैंड, राइट हैंड को क्या करना, पंखे के डायरेक्शन में जिस साइड घूमे उस साइड कर्ल करना, हाँ ठीक है। पंखे के डायरेक्शन में क्या करना, स्क्रू रूल ही है, पंखे के डायरेक्शन में कर्ल करना, जो थंब जहां जाए वहां होगा एक्सिस, वहां होगा एक्सिस। वो एक्सिस बस नहीं होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। क्या होगा सर जी, क्या बता देते हो यार। या देख, मान लिया ऐसे घूम रहा, कैसे घूम रहा, ऐसे, ये यहां से ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे कर, थंब कहां जा रहा, थंब नीचे, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से आ जाएगा, बताए, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां आ जाएगा, नीचे। और इसी को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या बोलते हैं, कौन सा वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। बताओ अब मेरे को जल्दी जल्दी बताना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये रोटेशनल मोशन का खेल है, किसका है, जब कोई चीज घूमे, रोटेशनल मोशन, एक्सिस के अबाउट में घूमे, और रोटेशनल मोशन तभी होता है जब एक्सिस में घूमता है। देख मान ले कोई सर, ये ले लिया मैंने, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा, ये बताओ ऐसे घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां, इनटू द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड। ऐसे घूम रहा तो थंब कहां जाएगा, बोल, अरे ऐसे घूम रहा, थंब कहां जाएगा, तो ऐसे जाएगा, मतलब ये इनटू दी बोर्ड है। मैं ऐसे बना देता हूं अभी, तो ये मतलब क्या है, इनटू दी, क्या है, इनटू दी बोर्ड। बात समझे। तो एक्सियल वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, स्क्रू रूल्स। कौन सा रूल है फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करना, वो होता है स्क्रू रूल। बात समझे नहीं समझे। अच्छा ये बता, ये एक मैंने रिंग ले लिया, क्या ले लिया, और ये ऐसे घुमा दिया, बता एक्सियल वेक्टर कहां जाएगा सर, ऐसे घूमेगा, ऐसे, अरे बोलना, ऐसे घूमेगा, कहां जाएगा, ऊपर, एक्सियल वेक्टर। समझा नहीं समझा, बताने यार, इतना मुश्किल थोड़ी है ये। तो एक्सियल वेक्टर फाइंड करना, तो जहां घूमे वहां कर्ल कर लो। ये 4 फिंगर है, इसको कर्लिंग फिंगर बोलते हैं। कौन सा फिंगर बोलते हैं, कर्लिंग। कर्लिंग यानी घुमाने वाला फिंगर, कर्लिंग इन द सेंस घुमाने वाला फिंगर, समझे।
तो कहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा। सर जी यही घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो तो थंब कहाँ जाता है, नीचे। अब तोड़ के ऊपर न ले जाना, ये नीचे ही रहेगा, नीचे रहेगा तो एक्सियल कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये तुमसे बन जाएगा, ये भी तुमसे बन जाएगा। तो बेस यूनिट मैंने बता दिया, बेस वेक्टर बता दिया और एक एक्सियल वेक्टर बता दिया। ठीक है, चलो कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। किसकी? केस की। क्योंकि स्पेशल केस कौन कौन से बनते हैं ना, मैंने दो वेक्टर बताए, दो वेक्टर पे एंगल बताए और एंगल पे तुमको बता दिया रिजल्टेंट कितना होता है, उसका डायरेक्शन कितना होता है। ध्यान से देखो, मान लो दो वेक्टर हो गए ए और एक वेक्टर कौन सा हो गया, बी, और ये दोनों सेम है। ये दोनों कैसे हैं, ये भी ए वेक्टर है और ये भी कैसा है, ए वेक्टर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही अगर बोल रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज सेम। और अगर सेम है और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90, तो आर रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बोलता है टू वेक्टर लाइज ऑन दी सेम प्लेन, या टू प्लेन तो है, टू वेक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, सवाल आता है, ध्यान से देखना, 1 नंबर 2 नंबर 3। अभी मैं तुमको खुद दूंगा सवाल, तो ध्यान से देखो पहले। रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, क्या ए दोनों बराबर है, ए की जगह बी डाल दूं, बोलो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये 2 ए स्क्वायर डाल, सही है, बी की जगह भी है, और कॉस ऑफ थीटा आर इक्वल टू कितना आएगा, ए 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, आर कितना आएगा, कॉस कितना 90 की वैल्यू 0, और ये 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू कितना 2a स्क्वायर, ए कितने बाहर आएंगे, एक ठो, और अंदर क्या रह जाएगा, यानी इसका रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा, ये यहाँ पे। ठीक है, सेम है तो 45 पे निकलेगा, सेम है कितने पे निकलेगा, 45 पे, और रिजल्टेंट आर इक्वल टू होगा कितना, ए रूट 2। मान लो दो वेक्टर ऐसे करके ले लिया तुमने, ध्यान से देखना अच्छे से, एक ले लिया एफ, क्या ले लिया, और एक ले लिया एफ, दोनों एफ है, दोनों क्या है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बताओ, एफ रूट 2। ये रिजल्टेंट रहेगा कितने एंगल पे, 45। ये याद करने वाली बात है। कैसे, क्या करने वाली बात है, याद करने वाली बात है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सेम मिलेगा मैं डायरेक्ट यहां से ड्रॉ करूंगा, तो फिर ये नहीं बोलना सर कहां से आ गया। मान लो एक और दो सेम वेक्टर, क्या 120 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है, ये f ले लो और ये कितना ले लो, f1 f2 दोनों क्या है बराबर, तो इनका रिजल्टेंट कितने पे आएगा, इनका रिजल्टेंट देख लेते हैं, बताओ फॉर्मूला बताओ रिजल्टेंट का, एफ स्क्वायर प्लस 2f और f कॉस ऑफ थीटा की जगह 120, सही है। r इक्वल टू कितना आएगा, f 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और ये cos 120 की वैल्यू -1/2। ध्यान रख लो, r की वैल्यू 2f स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -2f स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 तो 2f में से एक f जाएगा, कितना आ जाएगा, एक f2 नहीं f स्क्वायर, और f स्क्वायर का कितना आएगा f। सर जी इसका डायरेक्शन फाइंड करके दिखाओ, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, tan अल्फा क्या होता है बताओ, b साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना डिवाइडेड बाई a कितना, a या a को मैं a ही बोल देता हूं और b को भी कितना बोल देता हूं, a, समझ रहे हो, और ये a cos थीटा प्लस में cos थीटा, थीटा की वैल्यू
90। ये बताओ a sin 90, 90 की वैल्यू और इसकी वैल्यू a प्लस cos 90 की वैल्यू 0, तो a अपान a कितना आ जाएगा 1। अरे a अपान a 1 आता है, तो tan अल्फा कितना आ गया, तो tan अल्फा अगर 1 आया तो 1 को कितना लिख सकता हूँ tan 45, 10 से 10 कैंसिल, अल्फा कितना आ रहा 45, यानी इन दोनों का मैंने बता दिया तो 45 पे जाता है। इसमें बताओ इसमें कितने एंगल पे रिजल्टेंट, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, बोलो। अरे यार इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा नहीं आएगा, दोनों सेम एंगल पे है, सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जो रिजल्टेंट का एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा 60 डिग्री। कितना बनाएगा, जो 60 डिग्री क्या रहेगा रिजल्टेंट का एंगल, और वैल्यू इसकी कितनी रहेगी f, वैल्यू कितनी रहेगी, नहीं आया तो पूछ लेना। तो फिर से बोल रहा हूँ f दो वेक्टर है, 120 डिग्री पे है, उसका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे जाएगा और वैल्यू कितनी रहेगी f बन जाएगा ये। एक और केस बताऊं, बोलो। दो वेक्टर कौन कौन से, एक बोल देता हूं a और एक बोल देता हूं b, और ये कितने में है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं 20 से जाएगा, बोलो। मैंने बताया वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट कहीं 20 से जाता है, क्योंकि डायगोनल 20 से ही खींचेगा। डायगोनल कहाँ से खींचेगा, कहीं यहीं से खींचेगा, बोल भाई, यहीं से तो ड्रॉ होगा। तो मैं बोल देता हूँ इफ मॉड ऑफ, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और थीटा कितना हो जाए 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट लगा कितना आता है, रिजल्टेंट लगा कितना आता है, रिजल्टेंट लगा, जल्दी लगा। ए की जगह भी बी, बी की जगह भी ए रख दूं, बोलना भाई दोनों सेम है यार, कितना आ जाएगा 2a² cos, सही किया नहीं किया। अब बारी बारी से लगा रहा हूं, ए कितने 2a² कितना 60 की वैल्यू 2 से 2, एक a² 2a² कितने 3a², r की वैल्यू कितनी a√3, और एंगल कितना आएगा बताओ, अल्फा कितना आएगा, अल्फा इन दोनों के बीच वाला कौन, ये r रहेगा, r रहेगा कितना a√3, बोलो सही है, और अल्फा कितना आएगा 30। ये समझ में आया नहीं आया, अल्फा कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बताओ, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos ऑफ थीटा, और दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। tan निकाल लोगे तो तुमको थीटा अल्फा कितना मिलेगा 30। चलो इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो तुमने एक वेक्टर ले लिया f, क्या ले लिया, दूसरा वेक्टर क्या ले लिया f, क्या ले लिया, क्या दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, हाँ जी सेम मैग्नीट्यूड के, इनके बीच का एंगल कितना है थीटा 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बोलो, अरे रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कितने डिग्री से 30 डिग्री, r इक्वल टू कितना होगा f√3। बोल समझ आया नहीं आया, अरे यार यहां देखना दोनों का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे कितना आता है a√3, तो दोनों f में तो कितना आएगा f√3, और इसमें एंगल कितना मिल रहा था 30 डिग्री, अरे यार तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री, ये तुम्हारा रिजल्ट है। तीन केस है, तीन ही पूछता है, तो इसमें तुमको ये पूछेगा कहाँ, एमसीक्यू में पूछता है। चलो यहाँ एक और केस देखो इंपॉर्टेंट, मान लो दो वेक्टर हैं, कितने वेक्टर, एक a ले लिया कितना, और दूसरा वेक्टर भी सेम है, इसी में है, यहां तक ले लिया b, बात समझे सर जी, इसी में ले लिया, हाँ तो थीटा बोल दे 0, थीटा कितना बोल दे 0। एक a ले लिया, सेम लाइन बन गया, भाई यहां होगा तो थीटा कुछ बनेगा, यहां होगा 90 बनेगा, यहाँ 80 बनेगा, भैया b वाला यहीं पे आ जाएगा, बोलना, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बता, जल्दी बता, a² प्लस और इसको बताया था कितना आता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, बता कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा बोल, और ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, तो एक तो रिजल्ट आएगा a प्लस बी, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्ट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर कोई सवाल पूछे कि दो वेक्टर को जोड़ने से मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, तो तुमको बताना है इतना हो सकता है। समझे? थीटा कितना हो सकता है? 0, और थीटा 0 पे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम। ध्यान रख लेना। समझे नहीं समझे? अब दूसरा केस लगाओ सर जी। दूसरा कौन सा? दूसरा थीटा ले लो 90 डिग्री। कौन सा? ये बताओ, एक वेक्टर ऐसे होगा, दूसरा ऐसा होना पड़ेगा, हाँ या ना बोल। और ये भी हो जाएगा, बोल। ये 90 होना नहीं होना? रिजल्टेंट कितना आना है सर जी? बताओ। 90 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 रख दूं। 90 की वैल्यू कितनी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? और ये पूरा 0, तो कितना आ जाएगा? ये तुमको वैल्यू मिलेगी। कब के केस में? याद रखना, डायरेक्ट आता है परपेंडिकुलर हो। आर क्या हो? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। ये ध्यान रख लेना। तीसरा केस देखो, थीटा कितना रख दूं? 180। आर मैक्सिमम कब मिलता है बताओ? आर मैक्सिमम कब मिलता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है जब थीटा कितना हो जाए, और वो होता कितना? a प्लस बी। कितना होता है? a प्लस बी। थीटा रख दो 180 सर जी। तो एक वेक्टर a ले लो, बोल सही किया। दूसरा वेक्टर यहां से क्या ले लो? और इन दोनों के बीच एंगल कितना कर दो सर जी? बताओ रिजल्टेंट कितना? बताओ। a स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2ab कॉस ऑफ 180। 180 की वैल्यू 4 बार बताए, -1 याद कर लो। कॉस 180 की वैल्यू -1। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 आएगा तो -2ab लिख दूं। हे भगवान, बोलना। तो कितना बनेगा फॉर्मूला? a माइनस बी का, और इससे कितना बाहर आएगा? हाँ, अब बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो ये है मिनिमम वैल्यू। ये किसकी है? मिनिमम रिजल्टेंट। ये क्या है? मिनिमम रिजल्टेंट। तो अगर सवाल पूछे कब मिनिमम मिलता है तो बताओ 180 पे मिनिमम मिलता है। सवाल पूछे कब मैक्सिमम मिलता है तो बताओ थीटा इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मिलता है। और मैक्सिमम होता कितना है सर जी? मैक्सिमम होता है a प्लस बी। सर मिनिमम कितना होता है? मिनिमम होता है a माइनस बी। थीटा इक्वल टू 90 पे कितना आता है सर जी? थीटा इक्वल टू 90 पे इतना रिजल्ट आता है। बन जाना चाहिए। ये बनेगा नहीं बनेगा? एक सवाल लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? सवाल। चल, अब तुम लोग बताना कितना आएगा सर जी इसका। हाँ, लिखूं? द रिजल्टिंग रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, कौन सा दिया है? ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड is equal to half of the magnitude of vector B. Find out the angle between A and B। चलो बिना टाइम लिए आंसर लेके आओ।